गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप। मैं और स्नोबर आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं। आज हमारे साथ बहुत टैलेंटेड पाकिस्तानी टैलेंट असदुल्ला खान साहब हमारे साथ हैं, जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं उस सिलसिले में रिसेंटली जो वैन का हादसा हुआ था, गैस सिलेंडर फटने से गुजरात के अंदर, और तकरीबन 18 बच्चे झुलस गए थे और एक टीचर भी। ये एक इन्होंने बताया कि ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये मसाइल जो इस तरह के रोड वर्दी हादसे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, सिलेंडर फटते हैं, इनके मसाइल हल से। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान अतारी बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाइए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि हमारे जी पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा किसी ने सोचा है। दिस इज़ वेरी गुड आइडिया और मैं तो यकीन करें बहुत खुश हूँ। मैं नॉर्मली इतनी अर्ली उठता नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम देख के मैंने कहा नहीं, ये दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज मेरी फैमिली वहाँ पर होती है, हम लोग भी जाते हैं और कई हादसे हमारे मतलब इस तरह के हमने आम देखने में आते हैं। वेरी कंसर्न अगर ऐसा हो जाए कि एमओटी का सिस्टम जो कि यहाँ पर है पाकिस्तान में हो जाए, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडिया। और मैं आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस टू मिस्टर असद खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई विश आप इस पर बहुत अर्सा पहले कर लेते जो अब डिसाइड आपने किया है। तो मुझे यही मैं कहूँगा कि प्लीज़ कैरी ऑन दिस गुड वर्क, हमें आपका साथ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और मैं खान साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर मैं कहता हूँ जी आ जाइए खान साहब, ये कैसे ये आप बनाएंगे और कितनी देर अरसे में ये एमओटी सिस्टम पाकिस्तान में आप सेट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम दे? मैं उसको बताता हूँ कि इट्स वेरी इजी। गवर्नमेंट अगर लॉ पास कर ले और विलिंग हो तो कोई भी आदमी जो इस फील्ड को समझता है वो जाके इमीडिएटली उसको एडवर्टाइज़ करेगा और लोगों को वहाँ से लेगा, लोकल फोर्स को लेगा जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनको ट्रेन करेगा, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज कराएगा और उसके लिए सिस्टम सेटअप कर देगा। टोटल इसके ऊपर रफली जो है 1 साल का पीरियड लग सकता है और 1 साल के बाद इट विल बी फुली फंक्शनिंग और बिल्कुल ये टोटली मॉनिटर्ड होगा और इसी तरीके से होगा। और इसमें लोकल जो काउंसल्स हैं, तहसील काउंसल हैं, ज़िला काउंसिल है, उनके इंस्पेक्टर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो खुलेंगे उनको भी प्री चेक जो है वो पढ़ाए जाएंगे। जब ये सारा सिस्टम इन प्लेस होगा तो उसके बाद सिस्टम ये फुली फंक्शनल होगा और एग्जैक्टली इसी तरह होगा जैसे यूके में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहा है। आपका क्या ख्याल है कि हर ज़िले के हिसाब से ये एमओटी सिस्टम या स्टेशंस खुलने चाहिए या हर शहर में, और कैसे ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए डिफरेंट होंगे एमओटी सिस्टम? जैसे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, मिनी बसेस हैं, कोस्टर्स हैं, और प्राइवेट जो गाड़ियाँ जैसे मेरी है या मेरे जैसे और लोगों की है प्राइवेटली, उनके लिए सेपरेट एमओटी स्टेशंस होंगे, चेकिंग सिस्टम डिफरेंट होगा? इसका ऐसा है कि क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और 7 जो हैं ये जैसे इस मुल्क में एमओटी स्टेशंस हैं वो प्राइवेटली करेंगे और क्लास 6 जो है जिसमें बड़ी व्हीकल्स हैं 40 टन की बड़ी बसेस हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वोकेशनल अपना जो है व्हीकल एंड ऑपरेटर सर्विस एजेंसी वो करती हैं, ऑपरेट करती हैं। तो उसके लिए एक हेडक्वार्टर होगा वोसा का और उसके नीचे रीजनल ऑफिस होंगे, वो ज़िले सतह तक और रीजनल सतह तक होते हैं। और इसके अलावा हर शहर के अंदर एमओटी स्टेशन होंगे प्राइवेटली डन जो ट्रेन होंगे और उनके ऊपर हमारे वोसा सेंटर के लोग जो हैं चेक रखेंगे और टेस्ट करेंगे। कोई भी व्हीकल कहीं भी फेल हुई तो वोसा के जो लोग हैं ट्रैफिक पुलिस की मदद से जाके स्पॉट चेक किए करेंगे और उनको इम्पाउंड करेंगे। और गाड़ियाँ कोई भी जो है धुआं निकालती हैं या पोल्यूशन पैदा करती हैं, ये रोड वर्दी नहीं है, उनको बिल्कुल ऑफ द रोड किया जाएगा और इसी तरीके से फंक्शन करेगा जैसे यूरोप में कर रहा है। और ख़ुसूसन जो यूरोप में लोग रहते हैं दे नो एग्जैक्टली हाउ सिस्टम वर्क्स, इनको समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं
एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि मैं बिजनेस में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि इसमें एक जो एमोर्टाइजेशन खोलता उसको क्या बेनिफिट्स होंगे, कितनी इनकम हो सकती है उसको, अगर मैं कहूँ कि जी मैं ज्वाइन करता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ प्राइवेटली आप मुझे मेंबर बनाएं, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, कितना मेरी अर्निंग होगी पाकिस्तान की? मैं समझता हूँ कि एमओटी स्टेशन, यहाँ एक मिसाल ले लें, रफली जो एमओटी स्टेशन का नॉमिनेटेड ट्रस्टर है उसकी 20 से 35,000 के दरमियान तनख्वाह होती है, और जो अच्छे नॉमिनेटेड ट्रस्टर हैं वो 35,000 पाउंड लेते हैं, और ख़ुसूसन जो गैरेज है वो तकरीबन £250,000 वन बे वाला बनाता है। तो इसका मतलब है एक स्मॉल गैरेज की इतनी इनकम होगी कि वो हमारा जो जीपी की अर्न करता है ना पर ईयर, उससे ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी। इसका मतलब है वोकेशनल जो लोग ट्रेन होंगे या एमओटी स्टेशन होंगे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मेक करेंगे। सही, बिजनेस वाइज इट इज फैंटास्टिक। और इसके साथ हर एमओटी जब इशू होगी तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जाएगा। बिल्कुल, इसके गवर्नमेंट का रेवेन्यू की पोजीशन ये बनेगी, एक मैंने प्रोजेक्टेड इनकम बनाई है जो तकरीबन बनती है, अगर आप रफली एक बनाते हैं तो तकरीबन 10 अरब रुपए जो है एनुअल रेवेन्यू बनेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। और उसमें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रेवेन्यू आएगा, और जो जितना एक्सपेंसेस आएंगे वो तकरीबन 2 अरब के होंगे, और जिसमें 10 अरब की गवर्नमेंट को इनकम जाएगी। वेरी गुड। और मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली हाउ इट विल वर्क। ठीक है, जी जी। वेरी नाइस। ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक जाने बचाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू लेके आएगा, हमारा जो माहौल है उसको पोल्यूशन से साफ करेगा। तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? अगर हमारी समझ में नहीं ये आता कि प्रीवियसली आज तक किसी गवर्नमेंट में ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हालांकि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं दे कम टू यूके, इवन लिव इन यूके, और इस सिस्टम को देखते भी हैं और समझते भी हैं, फिर भी पाकिस्तान में जब वो पावर्स में आते हैं वो नहीं इन लाइन्स पे सोचते कि ये उसकी वजह ये है कि उनको आपस की लड़ाई झगड़ों में, आपस की फसाद और आपस में जो उनके डिफरेंसेस हैं अपनी पॉलिटिकल इशू से जाने छूटती कि वो पब्लिक की तरफ ध्यान दें। बहरहाल असद अल्लाह खान साहब जो इस वक्त प्रोग्राम बता रहे हैं उससे बेटर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, सेविंग द लाइफ्स ऑफ आवर पीपल, सेफ रोड्स होंगी, इसके अलावा ह्यूज रिडक्शन इन क्राइम रेशियो होगा, तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा भी बहुत सारी बेटरमेंट आएगी जब ये एमओटी टेस्ट सेंटर, सबसे बड़ी रिश्वत कम होगी, करप्शन कम होगी। एक जब सिस्टम होगा, किसी को अगर एमओटी रोड वर्दी है उसके बगैर तो पुलिस वाले को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, रिश्वत कम होगी, तो करप्शन भी एक वेरी बिग पार्ट इन है, तो जो कम होगी। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे इतनी पुरानी गाड़ियाँ और उन गाड़ियों के ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि जो ये कमर्शियल तरीके से चलती हैं। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुनूबर, आप मिली, बहुत अच्छा हुआ जी, आपकी वजह से जल्दी उठ गई हूँ कि आप आएंगी आज। तो आप लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, सारे चैनल के सारे लोग सब अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी जी, तो बस आप लोगों को अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे हम सबको। हम अपनी कंट्री जहाँ यहाँ बैठे हैं, इस कंट्री के लिए भी दुआ बहुत करते हैं कि इस कंट्री में सुकून अमन रहे और खुशियाँ रहे। थोड़ा सा अभी मैं सुन रही थी जी, ये एमओटी जो सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में बने और गाड़ियों की अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह हो, फिर वो रोड्स पे आए, उसके बारे में बात करें। चाहती हूँ कि ये सब ये बातें जो यहाँ की बात आ रहे हैं कि लोग, बहुत सारे लोगों ने चाहा होगा यहाँ की बातें कि हमारी जैसी कंट्री में भी ऐसी हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे मुल्क में जहाँ माल और जिंदगी का उसका सवाल नहीं होता, लोग उस पर धर्मी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खून खराबे कर रहे हैं, लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका है वो। इससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमओटी को तो कोई पूछेगा भी नहीं। वहाँ तो ये धांधलबाजी होती है कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो वैसे
सिफारिश वाले हैं वो अपनी गाड़ियां वैसे चलाते हैं, वैसे पास कर देते। ये अगर करेंगे भी आप तो फेल हो जाएंगे। इसमें मैं ये यकीन से कहती हूँ, 100% कहती हूँ आपसे, कोई नहीं चलाएगा ये MOT वहाँ पे वैसे ही लोग गाड़ियां लेके फिरते हैं, सिफारिश चलती हैं, रिश्वतें चलती हैं वहाँ पे। वो कंट्री बहुत दहशतगर्द बन चुका है। और आप अभी क्या समझ रहे हैं हम लोग कि ये आ गई गवर्नमेंट? नहीं, ये कोई नई गवर्नमेंट नहीं आई, वही दहशतगर्द गवर्नमेंट है। ये सब लोग वही है, बस थोड़े दिखाने के लिए हाँ हो रहा है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप लोग भी सब पाकिस्तानी, देखना ये वही होगा सब। अभी तक गोलियां चल रही हैं, अभी तक लाशें मिल रही हैं, अभी तक जब इस पे कंट्रोल नहीं हो चुका, अभी तक लोग मर रहे हैं। बिजली कैसे, सबसे मेन काम जो है, बिजली में लोग बेरोजगार बैठे हैं, लोगों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोगों के हाल बुरे हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं बीमारी से, ना उस पर कंट्रोल हो रहा है, बच्चों की बीमारी पे, ना बिजली पे कंट्रोल हो रहा है, ना लोगों की लाशों पे कंट्रोल हो रहा है। ये MOT तो बहुत दूर की बात है, कोई पूछेगा भी नहीं। आप बिला वजह फजूल अपना वो टाइम वेस्ट करेंगे और बिला वजह बातें करेंगे, वो मुल्क ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं हो सकता। इसलिए मैं यकीन से कहती हूँ। जी आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ कि आप जो फरमा रही हैं बिल्कुल सही है, प्रीवियसली ऐसा, लेकिन हमने इस सिस्टम को सही करना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी डिमांड होनी चाहिए हुक्मरानों के साथ। जैसे पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक लाइट्स तो लगी हुई हैं, बहुत सारे लोग उसको ओबे भी करते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट के असूल को तोड़ते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि हम ट्रैफिक लाइट्स को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह जो चीज़ लगी है उसको बेहतर करना चाहिए। अगर कोई ट्रैफिक लाइट रेड लाइट से जाता तो आगे पुलिस को होना चाहिए उनको पकड़ने के लिए। ये चीज़ें तो होंगी, ज़ाहिर हम कोई कोशिश ना करें खाली। इसीलिए हम कहते हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाह मर्द मोमिन असदुल्लाह खान साहब की अगर ऐसा प्रोग्राम लेके पाकिस्तान में इसके इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ होगा। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़हर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अज़हर साहब, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम। अभी आपने एक शेर पढ़ा, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। लेकिन जो निगाह मर्द मोमिन होती है उसके लिए कुछ एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, जहाँ वो अपनी उन निगाहों की बारिश कर सके। सीधी सी बात यह है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, भाई से कौम के। जब तक इस पूरी कौम का MOT नहीं होगा, पूरा निज़ाम जो है उसमें वो तब्दीली नहीं आएगी, जिसमें सोच का भी निज़ाम है, रोज़मर्रा के जो अमाल हैं हमारे उनका भी निज़ाम है। सारी चीज़ें हमारी उन चीज़ों पे मबनी हैं जो मुनाफिकत पे होती हैं, दोगलापन है, करप्शन है, जो जहनी जिसे आप कहते हैं ना बीमारियां हैं, वो पैदा हो गई हैं। लोगों को इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को फिट करने के लिए यकीनी तौर से MOT बहुत अच्छी चीज़ है, वो चाहे अपनी इनफरादी MOT हो या वेहिकुलर MOT हो या कौम की MOT हो या सियासत की MOT हो। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, कानून भी मौजूद हैं, इसी के MOT के कुछ रेगुलेशन भी मौजूद हैं। हाउएवर वीक दे आर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर वो एक विल है जिसको एनफोर्समेंट कहा जाता है। एनफोर्समेंट करना किसी भी लॉ का किसी भी मुल्क के अंदर उन लोगों पर डिपेंड करता है जो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तक वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे और आवाम में वो शऊर पैदा नहीं करेंगे कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ पे भी देखिए, गाड़ी जब MOT सर्टिफिकेट लेकर बाहर आती है तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो MOT एक तरह से, वो बस MOT इसी हद तक रहती है कि उसका टेस्ट हो चुका है। बाहर आकर आपकी जिम्मेदारी है पूरी कि अगर कोई भी फॉल्ट उसमें होगी, द ओनर ऑफ द व्हीकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। समझिए ना आप, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके मेहमान असद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बिलाशुबा आपने जो तजावीज़ पेश करी हैं और इससे भी अच्छी भी तजावीज़ आप पेश कर सकें, यकीनी तौर से आप एक तजर्बा करके देख लें जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तब्दीली का नारा बुलंद हो गया है। सबसे बड़ी तब्दीली का नारा, जिस सियासी भी पार्टी को आप चूज़ करना चाहें कर लें, उनके जो कौन से उसके असम्बली के नुमाइंदे हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे कहें साहब ये मेरे पास तजावीज़ हैं और ये हम अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, जो भी हालात हैं ताकि रोज़मर्रा हमारे मामलात में बेहतरी आ सके। तो अब आप ज़रा इस असम्बली के अंदर इस चीज़ को मूव करें और इसके रूल्स रेगुलेशन को टाइट करके इम्प्लीमेंट करें। आप अपना तजुर्बा करके, आपसे दरख्वास्त है आपसी प्रोग्राम में दोबारा तशरीफ लाएं और हमको बताएं कि आपका तजुर्बा क्या रहा। थैंक यू वेरी मच। अज़हर साहब ने कहा है कि आप इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ें
اور اسمبلی میں. جی تھینک یو ویری مچ عزت صاحب. ہمارا جو پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالی ہم تنقید نہ کریں اور خالی باتیں نہیں کریں, ہم پریکٹیکلی ایک سولوشن بھی آئیں کہ اگر ہمارے یہ پرابلمس ہیں تو کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو حل کر سکتے ہیں. اسد اللہ صاحب انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک شخص ہوں, میرے پاس میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کیسے یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے ایسے ٹیلنٹڈ, مجھے معلوم ہے کہ یو کے اندر پاکستانی قوم اتنی ٹیلنٹڈ ہے, وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہمارے پروگرام میں آئیں, بتائیں کہ وہ پاکستان کے لیے پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. جب اچھے لوگ بروں میں آ جائیں گے تو وہ خود جو برا بھی ہے دوسرے کو دیکھ کے اچھا بنیں گے. جیسے مثال کے طور پہ اب خادم اعلیٰ صاحب پنجاب میں آ گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ چینج آئے. پی ٹی آئی صوبہ سرحد میں آ گئے ہیں, ان کا نعرہ بھی ہے کہ چینج آنی چاہیے. تو یہ چینجز ہیں. اب کراچی میں سید صاحب جو وہاں کے چیف منسٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ آپ راتوں کو جا کے پولیس اسٹیشن یا دوسری جگہ پہ چھاپے مار کے چیک کریں. ہی از ورکنگ. اب صوبے جتنے بھی ہیں ان کمپٹیشن آ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چینج چاہیے. صوبہ سرحد بھی, صوبہ بلوچستان والے بھی ایسے ہی کریں گے. تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ آئیں اور بتائیں کہ یہ ہمارے اندر ٹیلنٹس ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم دے ولنگ ٹو گو ٹو پاکستان. اور وہ کیونکہ دوسری چیز یہ ہے کہ آج تک جو پاکستان میں لاز ہیں وہ انگلش لاز ہیں. ہمیں اس لیے کوئی زیادہ اتنی مشکل نہیں ہوگی کہ جو یو کے لوگ رہنے والے ہیں گاڑیاں بھی اسی حساب سے چاہیے, کیونکہ یو کے لاز ہیں اور وہ بھی امپلیمنٹ میں یا انڈرسٹینڈنگ کرنے میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہوگی. جی تو ہم جاری رکھیں گے. آپ اپنی اظہر صاحب نے ابھی آپ کو جو کچھ کوشچن کیا تھا اس کا جواب دے دیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. ریسنٹلی مجھے گورنمنٹ آف تنزانیہ نے اسی ایشو کے اوپر انوائٹ کیا تھا. میں نے وہاں وزٹ کیا. ان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے سیمینار کو میں نے ہیڈ کیا, اور ان کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ موجود تھے. دے انڈرسٹینڈ دس پروجیکٹ ویری ویل. انہوں نے کہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے. ان کی تنزانیہ انویسٹمنٹ اتھارٹی جو تھی ان کو بھی میں نے ہیڈ کیا. اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کے جتنے ہائر اسٹاف تھا انکلوڈنگ ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جتنے تھے ان کو میں نے بریفنگ دی. دے لائک دس ون. اور انہوں نے اس کی جو رپورٹس ہیں وہ بیک منسٹری آف ٹرانسپورٹ کو بھیجیں, اور اس وقت پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہیں, اور دے آر ورکنگ آن اٹ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پاس دا لا. اس کا مطلب تنزانیہ جیسا ملک جو ہے دے آر ورکنگ آن دس پروجیکٹ, اور جو میں نے ان کو ڈیٹیل دی ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس طرح کینیا کی گورنمنٹ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. میں فرسٹ ویک آف جولائی سے سیکنڈ ویک تک 2 ہفتے کے لیے وہاں جا رہا ہوں. وہاں بھی اسی سلسلے میں ان کو پتہ چلا, وہ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. یوگنڈا گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے. کانگو کی گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس بھی ہمارا یہ پروجیکٹ موجود ہے. تو یہ 4 جو ایسٹ افریقن کنٹری ہیں وہ کنٹینیو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایون کہ سیئرا لیون کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہم سے اپروچ کی, اور یہ جو میرے پروجیکٹ کی سمری ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ آف سیئرا لیون کے پاس موجود ہے, اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور خصوصاً آپ اس جو گورنمنٹ آف تنزانیہ ہے وہ اس کے اوپر لا پاس کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں نا, حکومتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. افریقہ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ٹریفک ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایپیڈیمک لیول پہ پہنچ چکی ہے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کرنا ہے. تو پاکستان میں کس طریقے سے بینگ اے پاکستانی دیکھیں نا, پاکستان میں آپ کس طریقے سے اس کو لے کے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو کرنا چاہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کہیں بھی ہم بینگ اے پاکستانی ہم حاضر ہیں اس کے اوپر ان کو بتانے کے لیے. ان کے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس کو ان کو ہیڈ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں. ان کو سیمینارز جو ہیں وہ ان کو ہیڈ کر کے پوری ڈپارٹمنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ از گوئنگ ٹو ورک. اٹس ویری ایزی, اسٹریٹ فارورڈ, صرف ول ہونی چاہیے. جی جی بالکل بالکل صحیح ہے. یہ انشاءاللہ جیسے پاکستان میں ابھی گورنمنٹس نہیں آئی ہیں, ان کی
भी यही नारा है कि चेंज चाहिए उसको। देखें जैसे पंजाब के जंगला बस लग गई है, बहुत लोगों को सहूलत होगी है। हाँ जी बिल्कुल। अब उनको ये भी होना चाहिए कि उनको टेस्ट भी उनका होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए क्या वो रोड वर्दी हैं या 6 महीने बाद उनके भी एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली जी लेक्स साहब, मैं यही बताना चाह रही थी कि पाकिस्तान में अक्सर वैन्स के पीछे लिखा होता है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो यकीन करें कि इतनी नाक़िस गाड़ियाँ होती हैं, उनके इंजन, उनकी ब्रेकें फेल होती हैं। जैसे अभी एक खातून ने कहा कि उनकी ब्रेकें, गाड़ी की ब्रेक फेल थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं चलो इसी हालत में मुझे छोड़ दो। कुछ पब्लिक का भी कसूर है, कुछ माओं का भी कसूर है कि वो बच्चों को बगैर इसके कि ड्राइवर एजुकेटेड है या गाड़ी इस काबिल है कि बच्चों को स्कूल ले जा सके और ला सके। और इस हद तक अगर वहाँ पे कैपेसिटी सिर्फ 20 बच्चों की है तो मेरे ख्याल 40 बच्चे उन्होंने बिठाए होते हैं, कुछ बाहर लटक रहे होते हैं, इवन के छतों पे भी बच्चे बैठे होते हैं। तो ये चूँकि उनको ज़रा सस्ता पिक एंड ड्रॉप मिल जाता है, तो ये पेरेंट्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी जैसे कि MOT टेस्ट सेंटर खुल जाएंगे और वो अच्छी हालत में होगी, और फिर ये भी एक कानून होगा कि इसमें कितने पैसेंजर बिठाए जाएं। जी बिल्कुल। सोबर, मुझे याद है आप जब इस्लामाबाद में थे, आपके वालिद साहब को मैं जानता को, जब वो टैक्सी मंगवाते थे तो पहले उसके टायर चेक करते थे कि क्या इसके टायर सही हैं। बिल्कुल। वो उसको पूछते कि आपकी ब्रेक सही है, क्योंकि वो नहीं बैठना चाहते थे। ऐसे शख्स हैं वहाँ पे लोग, जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो दे वांट टू बी सेफ व्हेन दे सिट एंड दे डू चेक, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। हम ऐसे अगर गवर्नमेंट ये ऐसी चीज़ें ले आती हैं तो पब्लिक के लिए भी सेफ्टी, जानें बचेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि वहाँ पे रिक्शे होते हैं, और रिक्शों की जो घन गरज होती है, आगे वो सिलेंडर लगा होता है गैस का, फिर उसको जब स्टार्ट करते हैं तो फट 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 की आवाज़ें आती हैं, और उन रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि मौलवी लहू लुहान। मौलवी तो लहू लुहान हो ना हो, लेकिन जब पैसेंजर उस रिक्शे में से उतरता है तो अपने आप को यही महसूस करता है कि उसके सर पे हथौड़ों के साथ किसी ने बारिश की है, और वो यही महसूस करता है कि उसका कोई हशर नहीं रहा, वो लहू लुहान होके ही नीचे उतरा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं नाज़रीन वो हैं पाकिस्तान में। और उसी क्योंकि अब नई गवर्नमेंट आई है और तब्दीली इसी तब्दीली के लिए असदुल्ला साहब लेके आए हैं प्रोग्राम कि MOT सेंटर्स वहाँ पे खोले जाएं ताकि इस किस्म की गाड़ियों से नजात मिले। जी, आप फर्दर क्या चाहेंगे कि हमें क्या बेनिफिट्स और क्या होंगे, और इनका जो इसको फुल प्रूफ कैसे होगा, जाली MOT कैसे नहीं, उनको हर व्हीकल का डेटाबेस होगा, चेक होगा कि इसकी MOT ड्यू है वो, और पुलिस कैसे चेक कर सकेगी कि ये इसकी MOT। इस वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देखो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट वहाँ है, वो हमारे साथ फर्स्ट किया हम अगर ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ लेज करेगा या वोसा सेंटर के साथ लेज करेगा, वो सारी डिटेल हमारे पास होगी। और जिस तरह इधर पुलिस जब गाड़ियों को स्टॉप करती है ना, तो पुलिस के पास अपना डाटा नहीं होता, वो मोटर इंश्योरेंस ब्यूरो से डाटा लेते हैं। इसका मतलब इंश्योरेंस के पास वो डाटा होता है, तो इनके पास एक सेंट्रल सिस्टम है जो जिससे सारे इदारे डाटा को लेते हैं। तो इट विल बी वेरी इजी। जब ये वोसा सेंटर खुलेंगे या गवर्नमेंट के इदारे खुलेंगे तो लाजमी बात है कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को ट्रेन करना है। इवन कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी को रोकेंगे तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि गाड़ी का हमने क्या क्या चेक करना है जी, उसके टायर कैसे चेक करने हैं, उसकी हेडलाइट्स को कैसे चेक करना है, उसकी बाकी ब्रेक्स को कैसे चेक करना है, क्विकली करेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और सारे ट्रेंड ऑफिसर होंगे। अगर उसमें किसी को, और ख़ुसूसन उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, मीडिया में प्रोग्राम्स होने चाहिए कि लोगों को कैसे ट्रेन कर पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं गाड़ियों के हिसाब से। जी तो नाज़रीन हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने कॉलर्स का कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें और हमें बताएं कि वो इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जितने भी कमर्शियल ड्राइवर्स हैं वो सारे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, उनको सिर्फ गाड़ी चलानी आती है, इसके अलावा वहाँ पे हिफाजती तदाबीर की उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती है। इवन कि उनको गाड़ियों के इंजन के बारे में भी नहीं पता होता कि अगर वहाँ पे स्मेल आ रही है या धुआं उठ रहा है तो वो फिर भी चाहेंगे कि डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाएँ, चाहे गाड़ी का हेड गैस्टिक जो है वो गर्म हो चुका है और पानी उबलना शुरू हो गया, या गाड़ी में ऐसा कोई सिस्टम पैदा हो गया कि उसमें आग भी लग सकती है। ये तो रोज़ाना का एक सिस्टम बन चुका है, रोज़ाना का एक जो है एक हादसे जो हो रहे हैं, ख़ास तौर पे रोड के ऊपर जो
जो नाकस गाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि उनके पास MOT सर्टिफिकेट्स नहीं है और ना ही कोई ऐसा सेंटर है वहाँ पे कि जो उनको चेक करे, टेस्ट करे और उसके बाद वो गाड़ियाँ जो है अपने सेफ्टी सर्टिफिकेट्स लेकर रोड के ऊपर निकले। जी, स्नोबर मैंने बल्कि वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखी कि आप जब मोटरवे पे एंटर होते हैं, साइंस जो है इंग्लिश में लिखे होते हैं। अब एक ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर हमारे जो मुल्क के हैं कितने एजुकेटेड हैं हमें सबको मालूम है कि हार्डली उन्होंने शायद कभी भी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, बिल्कुल जाल होते हैं। ये भी एक सिस्टम है कि अगर वो साइन ही नहीं पढ़ सकते तो वो कैसे गाड़ी चलाते हैं। लेकिन ये कि उनमें से मोस्टली जो ड्राइवर हैं वो उर्दू भी नहीं पढ़ सकते। वही मेरा मतलब कि इवन मैंने साइंस देखे इंग्लिश में लिखे हुए, और बाज़ जो साइंस ऐसे हैं इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि जो पढ़ सकता वो भी कंफ्यूज होता। आई वाज कंफ्यूज। तो मैंने जैसे मोटरवे पे एंटर होना था दूसरे पे जी सोबर मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप लोग कॉल भी करें और आपकी शिरकत और व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। क्या आपका क्या ख्याल है कि ऐसे पाकिस्तान में हमको कैसे बेहतर बनाना है, कैसे किया जाएगा, और जो करप्ट लोग हैं उनको कैसे। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, डोंट गो अवे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।